बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा पहला लेक्चर हुआ था, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। उसके बाद मैकेनिक्स मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आ गए थे और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हमने पहले पढ़ लिया था कि बॉन्ड फिशन दो तरह का होता है। वन इज टर्म्ड एज होमोलिटिक एंड वन इज टर्म्ड एज हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक कहने का मतलब होता है कि वो जो बॉन्ड टूटा है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ले लेंगे, दिस बॉन्ड फिशन इज होमोलिटिक। और जो चीजें बन के तैयार होती हैं वो कहलाती हैं फ्री रेडिकल्स। जनरली होमोलिटिक बॉन्ड सनलाइट, हाई टेम्परेचर या कोई फ्री रेडिकल जनरेटर हो, फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड्स, टेट्राइथाइल लेड, इनके प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन होमोलिटिक बॉन्ड से होती है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड का मतलब अनइक्वल क्लीवेज होता है, यानी जो बॉन्ड टूटेगा उसमें एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा जो एनाइन बनाएगा और दूसरा एटम कैटाइन बनाएगा, यानी एनाइन और कैटाइन यहाँ बनेंगे, दैट इज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस चीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होने से आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है एक के पास नहीं है। आई होप सो बॉन्ड फिशन आपको खूब क्लियर है। अगर आपको बॉन्ड फिशन दो तरह का है ये एकदम दिमाग में क्लियर है, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, तो काइंडली टाइप 1 और जिससे मुझे पता लग जाए आप आ गए हैं और सुन रहे हैं। ओके ठीक है, समझना क्लियर? ओके आदित्य, आयुष क्लियर, वन मोर जैन, आर्यन क्लियर। ठीक है, तो बॉन्ड फिशन हमें होमोलिटिक हेटेरोलिटिक आ गया है समझ। नाउ आफ्टर द बॉन्ड फिशन अटैकिंग रिएजेंट्स आते हैं, समझना जरूरी है। वैसे हमने ये दो वर्ड बोल दिए हैं, वन अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। एक वो चीजें जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगी, और एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत है लेकिन उनको संभालने के लिए न्यूक्लियस चाहिए या पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। तो अटैकिंग रिएजेंट्स दो तरह के हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स में एक है इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों आपको ये पहचानना जरूरी है इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या ये कहें दे हैव टेंडेंसी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन, टू रिटेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव वीकेंड ऑर्बिटल्स। जिनके पास भी ऑर्बिटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। फ्री रेडिकल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए दे आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या आएगा? एक तो आएंगे बेटा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और पॉजिटिव चार्ज आपको याद आ गई होगी, चाहे वो Cl पॉजिटिव हो, NO2 पॉजिटिव हो, R पॉजिटिव हो या RCO पॉजिटिव हो। बेसिकली ये 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद हो एरोमेटिक केमिस्ट्री में बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होती थी, उसमें अटैक करने वाले इलेक्ट्रोफाइल थे। ये बेंजीन के हेलोजिनेशन में अटैक करने जाता था। ये बेंजीन में नाइट्रेशन में अटैकिंग एजेंट था, इसका नाम फ्लोरोनियम आयन था, नाइट्रोनियम आयन। और ये दोनों फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अटैकिंग रिएजेंट थे। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, भाई इनके पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो दे आर इलेक्ट्रोफाइल। एक एक्सेप्शन बताया होगा, दैट इज R4N पॉजिटिव। ये नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल में आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 4 बॉन्ड बन सकते थे वो बन चुके हैं। लोन पेयर अगर ये एक्सेप्ट करना चाहे तो कहां करे, कोई ऑर्बिटल है नहीं, तो ये नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल में पॉजिटिव चार्ज है, ये पढ़ा है या। इसके बाद न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं बेटा? जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में कौन आएगा? आई होप सो आपको याद आ गया हो, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे BCl3 है, यहाँ तक कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, या और कोई ऐसा एग्जांपल जैसे फ्री रेडिकल हो गए, तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों। तो ये सारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें मेनली SiCl4 टाइप के हैं या आयरन FeCl3 टाइप के हैं, इनके पास ऑक्टेट तो SiCl4 का कंप्लीट है, बट दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर रख लेते हैं, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और कुछ ऐसे भी हैं SO3 टाइप के जिनमें पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड टूटने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और वो अटैक करने जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल हो।
तो इलेक्ट्रोफाइल में दो कैटेगरी याद रखनी है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल। और ये रहे एग्जांपल्स। कोशिश करिए कि आपको ये एग्जांपल क्लिक कर जाए जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं आपको दूं। ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां बच्चे ये कहें कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ना कई बार एग्जाम में क्लिक नहीं करता, अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफाइल था, जैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह करना था। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूक्लियस लविंग है दे आर न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनके पास भी लोन पेयर है उसी को डोनेट करने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल बने। तो बच्चों कौन कौन से हैं जिनके पास लोन पेयर है? आई होप आपको मालूम है। एक है न्यूट्रल। तो भैया ये जो रईस लोन पेयर वाले लोग हैं ये ग्रुप 15, 16, 17 वाले ही हैं। ठीक है, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब दिल बड़ा छोटा है, लेकिन लोन पेयर इन्हीं के पास है। तो ये ग्रुप हो गए लोन पेयर वाले। और इन्हीं में नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो बच्चों कुछ मत करो, इन्हीं का एक H हटा दो। तो जब आप एक H हटा देंगे तो NH2 नेगेटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव आएगा, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव आएगा। या तमाम एनाइंस हैं, जितने भी एनाइंस हैं, चाहे वो कार्बोनेट का हो, सल्फेट का हो, नाइट्रेट का हो, ब्रोमेट का, कोई भी एनाइंस है तो उनमें नेगेटिव चार्ज है। तो ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल भी, जैसे आप अल्कोहल कहें, ईथर्स कहें, जहां भी आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये तीन एटम दिख जाए तो इनके पास लोन पेयर होते ही होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो हेडिंग हमारी हो गई। वन इज बॉन्ड फिशन, पहली हेडिंग हमारी हो गई थी बॉन्ड फिशन। बॉन्ड कैसे टूटेगा? वो दो तरीके से टूटेगा, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। दूसरी हेडिंग हमारी हो चुकी थी अटैकिंग रिएजेंट, अटैक करने कौन आएगा। तो बच्चों अटैकिंग रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल, लिक्विफाइल, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। एक बार रिवाइज कर लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अप्लाई करना पड़ता है इसमें। एक और छोटी सी हेडिंग है जिसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कार्बन में बेसिकली तीन है, चार है, कार्बेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन। मतलब क्या है, एक एक करके देखें। पहला अगर हमने एक इंटरमीडिएट कहा है आपसे कार्बेटाइन, ठीक है बच्चों, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, कार्बेटाइन कहलाता है। पुराने नोमेनक्लेचर में ये कार्बोनियम आयन कहलाता था, पहले इसे हम कार्बोनियम आयन कहते थे, अब कार्बेटाइन कहते हैं। तो व्हाट इज कार्बोनियम आयन और कार्बेटाइन? आज भी कार्बोनियम आयन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल पे प्लस चार्ज है, दिस इज कार्बोकेटाइन। ऑब्वियसली हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनेगा, यानी यहाँ कोई एक ऐसा ग्रुप लगा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए होंगे और ये ऑर्बिटल खाली होगा, तो ये कंडीशन कहलाएगी कार्बोकेटाइन। तो बच्चों कार्बोकेटाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है, जो अभी प्रूव करूंगा मैं, बट फिर भी मैं कहता हूँ शुरुआत से रटे रखो, याद रखो, ये बहुत बारी आएगा। कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, फिर एलाइल कार्बोकेटाइन, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर विनाइल। विनाइल छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजाइल, एलाइल 3 to 1 को जरा दिमाग में रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंजाइल? अच्छा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बेंजाइल से आगे कोई स्टेबल नहीं है, तो कंपैरेटिव है, मैंने जनरलाइज कर दिया कि 5 वर्ड याद कर लो, Ba321, कि ये वाला कार्बोकेटाइन अगर कभी आएगा जिसे हम कहेंगे बेंजाइल, तो ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और अगर ये कार्बोकेटाइन आएगा जिसे हम कहेंगे एलाइल, इसके बाद ये स्टेबल है, ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, याद देर में आता है। और अगर कार्बोकेटाइन इसके बाद ये आया तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। सिमिलरली ऐसा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री और ऐसा कार्बोकेटाइन 1 डिग्री। तो यहाँ इसे हम बेंजाइल, एलाइल, ये रहा हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन है। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद रखनी है। बाकी कार्बोकेटाइन डायमैग्नेटिक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेन ट्रायंगुलर शेप है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, लुईस एसिड है, इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं।
अगर सही मायने में आपको कहूँ तो आगे जो पूरी केमिस्ट्री में आपको अप्लाई करना है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को, कि बेंजाइल एलाइल 321, कई बार प्रोपाइल आएगा वो बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल होगा या और भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीजें लगेंगी और आपसे क्वेश्चन जो गलत होते हैं मैक्सिमम वो इस 321 और बेंजाइल एलाइल की वजह से, मतलब इसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट में एक इंटरमीडिएट हुआ बच्चों कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में बेंजाइल एलाइल 321 स्टेबिलिटी होती है। अभी एक आध बच्चा ये जरूर कह रहेगा कि ये बेंजाइल एलाइल 321 ही क्यों, इसे प्रूफ करें। तो भैया अभी करेंगे प्रूफ, थोड़ा टाइम दीजिए, इसे भी हम प्रूफ करेंगे कि बेंजाइल एलाइल 321 क्यों, ये इंडक्टिव और मीसोमेरिक इफेक्ट से प्रूफ होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट से ये 321 प्रूफ होंगे और मीसोमेरिक इफेक्ट से बेंजाइल एलाइल प्रूफ होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में गिने चुने शब्द हैं, यही 15-16 वर्ड आएंगे बार बार या 12 वर्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है, इंडक्ट्रोमैग्नेटिक लग रहा है, मीसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव, ये 4-5 इफेक्टिव वर्ड आएंगे। बाकी ये वाले सारे शब्द जो अभी तक बोले बस इन्हीं पे कमांड कर लो, मैक्सिमम ऑर्गेनिक यहीं से। तो कार्बोकेटाइन में ये याद करने वाला पॉइंट है, कार्बन प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन, और यहाँ एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जिसमें है वो है कार्बोकेटाइन। बेटा कार्बोकेटाइन समझ में आ गया हो तो टाइप कर दीजिए 2, तो टाइप करिए 2। अच्छा, ओके, आयुषी, अंशिका, आदित्य, जैन, निखिल, गुड। मतलब इतने बच्चों को कार्बोकेटाइन में भैया समझ में आया नहीं आया, लेकिन बेंजाइल एलाइल 321 से दोस्ती कर लो। एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको एक फिर से बता दूं, कार्बोकेटाइन ही एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है कहने का मतलब शुरू में दिख रहा होगा 1 पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, रिएक्शन हुई या अल्कोहल ग्रुप लगा है, रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट 1 से नहीं बना, प्रोडक्ट 2 पे आके बन गया, 2 ब्यूटीन बन गया या कुछ और बन गया। आई मीन टू से यहाँ रीअरेंजमेंट। कई बार क्वेश्चन होते हैं ना रिंग वाले, और ये देखते हो रिंग एक्सपेंशन हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सारा नाटक कार्बोकेटाइन में सिर्फ ना तो कार्बेनाइन, ना ही कार्बन फ्री रेडिकल और ना ही कार्बीन, किसी में रीअरेंजमेंट का टोटका नहीं है, खाली कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है। तो इसलिए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जब भी बन रहा होगा आपको क्वेश्चन को 2 बार ही देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रीअरेंज होने की वजह से आंसर बदल गए। और मैक्सिमम केस में कार्बोकेटाइन या रेजोनेंस, ये 2 चीजें होती हैं जो आंसर चेंज करती हैं ऑर्गेनिक में। ये हमें लगता है फर्स्ट साइट में ये आंसर है, लेकिन एग्जामिनर का आंसर कुछ और होता है, तो इसलिए कार्बोकेटाइन पे ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड इज फ्री रेडिकल। तो भैया कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहे हैं, दोनों ही गरीब प्राणी हैं। बस अंतर इतना है कि ये जो फ्री रेडिकल था इसका जो बॉन्ड टूटा होगा हाई टेम्परेचर, सनलाइट, जनरेटर की प्रेजेंस में, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जस्ट हैव ए आई कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फ्री रेडिकल को, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अनपेयर की। तो अगर आपका दिमाग चल गया तो समझ में आ जाएगा कि ये भैया अनपेयर खुद है और अनपेयर चाहता है, तो ये चेन रिएक्शंस बनाएगा। सोचो एक बार क्या कहना चाह रहा है, जैसे इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आप को पेयर करने के लिए लेट सपोज, तो एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट सपोज इसने किसी Cl2 पे अटैक किया है सपोज, और अगर Cl2 पे अटैक किया तो इसे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ का बॉन्ड ये तोड़वाएगा अनपेयर में, और एक अनपेयर अनपेयर की दोस्ती हो जाएगी और एक अनपेयर अलग हो जाएगा। अब भैया ये जो अनपेयर बचा है ये अटैक करने चल देंगे, ये कहीं अटैक करेंगे, ये अपने को स्टेबल करेंगे, दूसरे को अनस्टेबल करेंगे, और ये जो नाटक चलता रहेगा इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन यूजुअली चेन रिएक्शंस कहलाती है। फिलहाल फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी और दोनों में ही स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है, बेंजाइल एलाइल 3 2 1
विनाइल। तो बच्चों यहाँ पे भी वही स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो पहले था। दैट मींस बेंजीन की रिंग अगर बनाई है, ऊपर CH2 लगा है और यहाँ फ्री रेडिकल है, तो ये बेंजाइल है। और अगर ये CH3 CH2 है और यहाँ फ्री रेडिकल है, तो ये 1 डिग्री है। तो बाकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे, बस प्लस चार्ज की जगह फ्री रेडिकल दिखाएंगे, तो ये कहलाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है, बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, ये बाबूजी ऑलमोस्ट इसी की तरह है। किसकी तरह है? कार्बोकैटाइन की तरह है। बट द डिफरेंस इज दिस कि कार्बोकैटाइन में लोन पेयर लेने की कैपेसिटी होती है। इट इज बेसिकली लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये लोन पेयर ना लेवे, जे कहे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन की कमी से गुजर रहे हैं। दोनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर 3:1 है। बट इसमें रीअरेंजमेंट होता है, मतलब अगर कभी कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बना है, तो वो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री चेंज हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। इसमें ऐसा कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। जो इंटरमीडिएट बना है उसी का प्रोडक्ट बना है, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं। ओके। एक बच्चे ने पूछा है क्या चेन रिएक्शन कभी खत्म होती है? नहीं होती, बिल्कुल होती है। जो नहीं होगी चेन रिएक्शन, मान लो आप प्रैक्टिकली बात करो, बहुत सारे मॉलिक्यूल से सब टूट गए फ्री रेडिकल। अब जब सब फ्री रेडिकल में टूट गए, सबके बाद अनपेयर, अब अनपेयर अनपेयर जब जुड़ेंगे, रिएक्शन खत्म। मतलब यहाँ पे इसके पास भी, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अब ये जुड़ गए, तो ये कहलाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन रिएक्शन जब खत्म होती है, कहने का मतलब होता है बेटा चेन रिएक्शन ना 3 स्टेप में होती है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये वाला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप कहलाता है इनिशिएशन? कि यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है, ये फ्री रेडिकल बन गए हैं। तो फ्री रेडिकल थे नहीं, बने हैं, दैट इज चेन को इनिशिएट हुआ, इनिशिएशन। एक फ्री रेडिकल ने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके अपने आप को स्टेबल करके दूसरे का फ्री रेडिकल बना दिया, ये कहलाता है चेन प्रोपगेशन। चेन आगे चली है। और अगर ये फ्री रेडिकल आपस में मिले और बाद में फ्री रेडिकल नए नहीं बने, तो ये कहलाता है चेन टर्मिनेशन। तो चेन रिएक्शन में एक इनिशिएशन होता है, एक प्रोपगेशन होता है और एक टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जाके ये टर्मिनेट यानी खत्म हो जाता है। तो ये हो गया कार्बन का दूसरा इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। बेटा एक कार्बन का तीसरा इंटरमीडिएट है व्हिच इज टर्म्ड एज कार्ब एनाइन। वो क्या है कार्ब एनाइन? देखते हैं बच्चों। अगर ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप का ये जो बॉन्ड है और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन छीन ले, तो ये कंडीशन आएगी। दिस वन इज द कंडीशन। और इस कंडीशन को हम कह देंगे कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन कब कहेंगे? जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे जो कार्बन है उससे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट अमोनिया का आइसोएस्टर है। आइसोएस्टर का मतलब होता है आइसोस्टर्स, सेम स्ट्रक्चर। इसका और अमोनिया का स्ट्रक्चर सेम है। 3 सिग्मा बॉन्ड अमोनिया में भी होते हैं और एक लोन पेयर वही यहाँ पे। तो इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर और पिरामिडल शेप। तो इसकी पिरामिडल शेप है। फिलहाल इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर तो याद रखें, बेंजाइल एलाइल, यहाँ उल्टा है, विनाइल 1 2 3 है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है जो कि अभी प्रूफ होगा। विनाइल 1 2 3 रिवर्स हो गया है, बेंजाइल एलाइल अपनी जगह है। ये मीसोमेरिक से प्रूफ करेंगे और ये इंडक्ट, ये मीसोमेरिक से प्रूफ करेंगे और यहां से यहां तक इंडक्टिव से प्रूफ करेंगे। ठीक है, विनाइल भी इंडक्टिव नहीं आता है, इसलिए तो उल्टा हुआ है। तो बेंजाइल एलाइल विनाइल 1 2 3। तो यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप क्या है? ये ग्रुप हो गया बच्चों बेंजाइल, यहाँ नेगेटिव चार्ज। एलाइल क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन के अगले कार्बन पे नेगेटिव एलाइल। विनाइल क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विनाइल।
1 डिग्री क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव कार्बन, एंड सो ऑन 2 और 3 डिग्री आ जाएगा। और ये स्टेबिलिटी का इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम। तो दिस वन इज कार्ब एनाइन, ये है बच्चों कार्ब एनाइन, ठीक है। ओके, कहाँ गया लालू? ठीक है, तो बच्चों ये हो गया कार्बेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन ऑर्डर, ठीक है। अभी आपको कार्बीन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ आपको, कार्बीन किसे कहते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा वी स्टैंड्स फॉर, वी फॉर विनाइल। अभी मैंने आपको बताया था विनाइल ग्रुप किसे कहते हैं। ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये विनाइल कार्ब एनाइन है। सिमिलरली पॉजिटिव आ जाए तो कार्बेटाइन है, और फ्री रेडिकल विनाइल फ्री रेडिकल। इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं, और इसको हम वी से डिनोट करते हैं। आई होप तो बेटा आपको पता ही होगा, आप लोग नाम सुनते हैं पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी प्लास्टिक होता है, वो विनाइल ग्रुप उसके अंदर जो है वो ये है। गुड, अच्छा है, समझ में आ गया। एक और इंटरमीडिएट है जिसे कार्बीन कहते हैं, जिसपे अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है, एक ही दो रिएक्शन में है वो कुछ भी, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये एक इंटरमीडिएट है जिसे हम कार्बीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस कार्बन से जो 4 बॉन्ड थे उसमें से 2 टूट गए, और हो सकता है जो 2 टूटे हों उसमें एक पे लोन पेयर हो और एक पे कुछ भी नहीं हो। यानी ये जब टूटा तो नेगेटिव पॉजिटिव में टूटा, और ये जब टूटा तो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा। यानी जो दूसरा आइटम था वो ये वाला नेगेटिव लेके चला गया, ये पॉजिटिव लेके चला गया, और इन दोनों के चार्जेस आपस में एक तरीके से कैंसिल कर देंगे, तो नो चार्ज। और ये भी हो सकता है कि ये जो कार्बीन बना इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो। यानी कार्बीन 2 तरह के होते हैं, एक पहला वाला ये वाला कार्बीन, इसका नाम रखा गया है सिंगलेट कार्बीन, और इसका नाम रखा गया ट्रिपलेट कार्बीन। दोनों में कुछ कॉमन बातें, जैसे दोनों में ही टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो तो 6 है। जो कॉमन बातें हैं वो क्या है कार्बीन भी, कि इन दोनों में ही 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये रहे 2, ये रहे 2, और ये रहे 2, ये रहे 2, ये रहे 2, और ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो आप कह सकते हैं दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन की जरूरत दोनों को है, ठीक है। तो ये कॉमन फीचर है कि इलेक्ट्रोफाइल हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब डिस्टिंग्विश क्या है, ये वाला कार्बीन जो है जिसे हमने सिंगलेट कहा था, ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कहने का मतलब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक है। बेटा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है यानी sp2 है, जबकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 2 सिग्मा है, लोन पेयर कोई नहीं है, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं होते, तो ये sp है। और लुईस एसिड की बात करें तो ये लोन पेयर ले सकता है, तो लुईस एसिड है, ये पेयर नहीं ले सकता, एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पेयर नहीं ले सकता, तो ये लुईस एसिड नहीं है। एक और पॉइंट कह सकते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भैया ये ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। काहे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ट्रिपलेट जो है हुंस रूल फॉलो कर रहा है। हुंस रूल क्या कहता था, अगर कोई ऑर्बिटल खाली है और किसी ने पेयर करा लिया है तो ये अच्छी बात नहीं, जो खाली वाला है उस पे एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयर कराओ। तो यहाँ हुंस रूल फॉलो है, यहाँ फॉलो नहीं है, इसलिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी कार्बीन ट्रिपलेट की ज्यादा है सिंगलेट। 2-3 रिएक्शन में आएगा, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, प्राइमर डायमंड रिएक्शन में आएगा, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है कार्बीन,
ठीक है, कार्बाइन अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई ना। अब आते हैं हम 3 हेडिंग फिनिश करने के बाद। बॉन्ड फिशन क्या था, होमोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक था। अटैकिंग रिएजेंट्स क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल थे। और इंटरमीडिएट क्या थे, कार्बेटाइन कार्बेनाइन और कार्बन। ये 3 हेडिंग हमारी मेन। अब हम आ रहे हैं चैप्टर की बैकबोन हेडिंग्स में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या सिंपल भाषा में इफेक्ट्स। इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर मूव होना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो बेसिकली बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो कई बार डिस्प्लेस हो जाते हैं किसी एक एटम की तरह। तो बॉन्ड टूटना फिजिबिलिटी इजी हो जाती है और फ्री रेडिकल मुश्किल हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स या सिंपल भाषा में इफेक्ट्स। 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं बच्चों। एक कहलाते हैं परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक कहलाएंगे टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट हमारे कोर्स में है मेन, ज्यादा इसका डिटेल है। परमानेंट में एक आएगा मीसोमेरिक और एक आएगा इंडक्टिव। ये परमानेंट इफेक्ट है। मीसोमेरिक का एक टाइप होगा इसके अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो परमानेंट में मीसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखना है। और एक दूसरा परमानेंट इफेक्ट है, दैट इज इंडक्टिव, जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से। और परमानेंट इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट आपको पढ़ेंगे, जिसे हम टेम्पोरेरी इफेक्ट कहेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होंगे बेटा? टेम्परेरी इफेक्ट में 2 आते हैं, लेकिन आप एक पे ही फोकस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये वर्ड फिलहाल तो अभी ध्यान रखें कि इफेक्ट के कुछ वर्ड हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आएगा, भैया परमानेंट मतलब, टेम्परेरी मतलब। सरल भाषा में तो यही कहेंगे, जो कुछ देर के लिए लगता है, कभी कभी लगता है। टेम्परेरी जो सदैव विद्यमान है, वो परमानेंट है। तो सिंपल भाषा में केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक में अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट आए और वो इफेक्ट आया, यानी इलेक्ट्रॉन हिलने लगे या मूव हो, डिस्प्लेस हो, ये टेम्परेरी। अटैकिंग रिएजेंट के आने पर इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, ये टेम्परेरी है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में होता है कि जब अटैकिंग रिएजेंट आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाते हैं, दैट इज टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट क्या है बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए, उससे कोई मतलब ही नहीं। वो इफेक्ट जैसे लग रहा है लगेगा, इलेक्ट्रॉन जहां जाने चले गए। अब अटैक करने वाला आया, नहीं आया, मैटर्स। और टेम्परेरी इफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक पाई बॉन्ड है, अटैक करने कोई आया, पाई बॉन्ड टूट गया। सपोज अटैक करने वाले ने अटैक नहीं किया, वो वापस चला गया, कहीं और हो गया, किसी और से रिएक्शन हो गई, ये वापस पाई बॉन्ड बना दे। यानी टेम्परेरी इफेक्ट comes in role only when attacking reagent approaches. As soon as attacking reagent is removed, अगर attacking reagent निकल लिया, the original condition is restored. तो जो शुरुआत की कंडीशन इनकी थी, तो दोबारा रीस्टोर हो जाएगी। तो टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब सिर्फ अटैकिंग रेट पे डिपेंड करने वाले, और परमानेंट का मतलब हमेशा। फॉर एग्जांपल, कोई आप एग्जांपल पूछ लीजिए, जैसे आपकी पढ़ाई, और ये टेम्परेरी इफेक्ट में या परमानेंट इफेक्ट में ये देख सकते हैं। आप घर पे हैं, लेट सपोज आप गाने गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, व्हाटएवर, और बेल बजती है, तुम्हारी नजर घड़ी घड़ी में गई और यू गॉट इट, नाउ दैट इट्स द टाइम फॉर अटैकिंग रिएजेंट टू कम। तो मालूम बापू आया और तुमने वो सब गाना वाना छोड़ के किताब खोल के बैठ गए, तुम दिखा ले, पढ़ ले। ठीक है, पिताजी आए, पिताजी बड़े खुश, क्या, और भक्ति वाले संगीत भी घर पे चलाने लगे। पिताजी कह रहे थे, गर्ल मैंने इंग्लैंड में भी भारत का नोवेल लिखा है, व्हाटएवर। ये अमरीश पुरी का डायलॉग है किसी न किसी पिक्चर का। तो ये हुआ तुम्हारी पढ़ाई टेम्परेरी इफेक्ट कि अटैकिंग रिएजेंट आते ही जैसा अटैकिंग एजेंट चाह रहा था वैसा हो गया,
then it facilitates, it increases the rate of reaction. Temporary effect से reaction का rate बढ़ेगा. Permanent effect क्या है? आप गाना गा रहे थे, गाते रहते, आप खेल रहे थे, खेलते रहते, पिताजी आते, आप उन्हें देखते, आप कहते आओ तुम भी खेलो, आओ अमरीश पुरी डांस करते साथ में. तो अगर अमरीश पुरी के साथ डांस करने लगते, वही बेचारे को हार्ट अटैक आ जाता, व्हाटएवर, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता. कहने का मतलब परमानेंट इफेक्ट जब लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. क्यों? परमानेंट इफेक्ट को पता ही नहीं है कि अटैकिंग रिएक्शन को फेवर करेगा या अनफेवर करेगा, क्योंकि वो तो लग चुका है. इट इज परमानेंट, वो अटैकिंग एजेंट पे डिपेंडेंट या बाउंडेड नहीं. और जो टेम्परेरी इफेक्ट है वो हमेशा अटैकिंग एजेंट पे बाउंडेड है कि अटैकिंग एजेंट जैसा आएगा उस हिसाब से काम होगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन को हमेशा सपोर्ट करेगा. तो अब हमें एक एक करके दो इफेक्ट पढ़ने हैं जिसका नाम है परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव और मीसोमेरिक इफेक्ट. तो हम इन दो इफेक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं. वन इज इंडक्टिव एंड अदर इज मीसोमेरिक. ठीक है, पहले मैं इंडक्टिव पढ़ा रहा हूं. सिंपल है क्योंकि बहुत इंडक्टिव. ठीक है भैया, इंडक्टिव से पहले तक की कहानी तुम्हें अगर क्लियर हो, टाइप करो 9. नेले बेदेला, आदित्य एंड संजना, दो बच्चे सुन रहे हैं, बाकी सुन ही नहीं रहे हमारी बातें. आयुष भी सुनने लगे, चलो गंगवार एंड जैन चावला सुनने लगे, 4 सुनने लगे. बाकियों को निकाल बाहर करो मीटिंग से. फिर है 4 ही सुन रहे हो, 4 ही को रखो मीटिंग में, नहीं है तो बाकी क्यों बैठे हैं मीटिंग में? बाहर कर. कौन कौन है बाहर करता हूँ अभी है? तो भैया तुम सुन ही नहीं रहे हो, खाली अटेंडेंस लगाने आ तो बाहर. या आर्यन वर्मा, हाँ भैया क्या है? अरुषि जैन, आर्यन वर्मा, अरुषि जैन, अंशिका अरोड़ा. क्यों भैया खाली घूमन आए हो? घूमन ये जिन्होंने 9 टाइप नहीं किया है बुरा ना माने, मैं उन्हें बाहर कर रहा हूँ. अच्छा निखिल यादव ने तो टाइप कर दिया यार, और कोई टाइप करने को तैयार? अंशिका अरोड़ा, आर्यन वर्मा ने भी कर दिया. पहले करना था ना यार, ये तो गलत बात है. चीटिंग है, चीटिंग, इट्स चीटिंग. चलो इस बार ही नहीं कर रहा हूँ, अगली बार कर दूंगा बात. ठीक है हाँ, अगर तुम देख ही नहीं रहे फायदा कहाँ आ रहा है हमारा चिल्लाने का. अब भैया आ जाओ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें आई इफेक्ट. व्हाट इज आई और इंडक्टिव इफेक्ट? बेसिकली इट इज सिंपली पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा. मतलब क्या है? ये ए एटम है, अरे ऑर्गेनिक से सिंपल बी एटम, ये सिग्मा बॉन्ड. ए और बी कोई भी दो एटम है, ऑब्वियसली कार्बन आएगा बाद में. कोई भी दो एटम है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड. और ये लेट सपोज थोड़ी देर के लिए बी ज्यादा शातिर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए. ठीक है, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े बी की तरफ फिसल जाएंगे, थोड़े थोड़े. और ये थोड़े खिसकने की वजह से यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है ना सिग्मा बॉन्ड का, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यही इंडक्टिव है. पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड पोलराइज होगा और चार्जेस आ जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन थोड़े थोड़े चार्ज आएंगे, पार्शियल आएंगे, पूरा +1 या -1 नहीं आएगा, क्योंकि पूरा +1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, गेन होना, वो नहीं. दिस इफेक्ट इज इंडक्टिव. तो इसे इंडक्टिव कह दिया भाई. मतलब क्या है इसमें खास बात? तो इसका सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्लाई करना होगा वो ये होगा कि एक्चुअली ये इफेक्ट जब कार्बन चेन में लगता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर गए हैं और यहाँ -Δ1 और यहाँ +Δ1 चार्ज आया है, तो भैया इस कार्बन पे भी चार्ज आ जाता है, इस कार्बन पे भी चार्ज आता है, और आगे भी चार्ज आता जाता है. यानी इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे मेन मुद्दा है पूरी कार्बन चेन में चार्ज ट्रेवल करते हैं, पूरी कार्बन चेन, ये नहीं कि 1 या 2 कार्बन. अब प्रैक्टिकली बात करो, इस कार्बन की क्या गलती थी? भैया ये कार्बन तो इधर भी कार्बन से जुड़ो, इधर भी कार्बन से जुड़ो. जब इधर भी कार्बन से जुड़ो और इधर भी कार्बन से जुड़ो तो काय चार्ज आए? ये चार्ज तो तब आना चाहिए जब कोई दूसरा एलिमेंट. बट ये वाला कार्बन आगे परेशान हो, इसकी वजह से ये परेशान है,
और इसकी वजह से इस पे क्या है प्लस चार्ज, इनने प्लस चार्ज पीछे भी थोड़ा दे मारा। तो व्हाट इज बेसिक पॉइंट, ये इफेक्ट थ्रू आउट द चेन जाता है। जो दो चीजें नहीं जुड़ी हैं उनपे भी, मतलब इसकी वजह से इस पे चार्ज आ रहा, इसकी वजह से पीछे चार्ज जा रहा, जबकि ये दोनों तो जुड़े भी नहीं। शायद फिजिक्स में इसी को इंडक्शन कहते हैं कि दो चीजें जुड़ी ना हो फिर भी एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती हो, एक वायर पे प्लस चार्ज है और दूसरी वायर पे अपने आप माइनस चार्ज डेवलप हो जाए, शायद इसे फिजिक्स में इंडक्शन कहते हैं। या केमिस्ट्री वाले जैसे कहते हैं ना कि आप BMW कार ले लीजिए बढ़िया वाली है, और पड़ोसी उसके पेट में दर्द शुरू, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्शन हुआ, तुम खुश वो परेशान, आप टॉप कर दीजिए, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसे तब पता चलेगा ह्यूमन नेचर क्या होता है। दोस्त फेल हो जाए बुरा लगता है, दोस्त टॉप कर दे और भी बुरा लगता है। तो वो ह्यूमन नेचर जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट पूरी कार्बन चेन में जा रहा है। फोकस किस बात पे करना है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एकदम पड़ोस में है, बहुत ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम हो गई, ये और कम हो गई, ये और कम हो सकता है खत्म ही कर दो। तो हम एक जनरल भाषा में कह देते हैं कि ये बहुत तेजी से पीछे जाते समय कम होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन ऑलमोस्ट वन थर्ड होते जाता है हर बारी ऑलमोस्ट, यानी इट इज डिस्टेंस डोमिनेटेड इफेक्ट। ये वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ये इफेक्ट कम होने लगता है। इट इज अ डिस्टेंस डोमिनेटेड इफेक्ट, वो याद रखेंगे। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के लिए पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट, ये इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, सिग्मा बॉन्ड के लिए है, और इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन क्यों आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आ गए। ये पार्शियल चार्जेस प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ऐसे आ गए, और चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं ट्रेवल्स थ्रू आउट द कार्बन चेन। ये भैया कार्बन की जो चेन है ना, इस कार्बन चेन में पूरी चेन में ट्रेवल करते हैं विद डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ये कार्बन चेन में ट्रेवल करेंगे लेकिन इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यानी शुरू में इंटेंसिटी ज्यादा होगी और बाद में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दैट मींस ये जो आखिरी पॉइंट है ना विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ये अप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखना 2 या 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है, बट हम केमिस्ट्री में कंपैरिजन करेंगे यहाँ, और कंपैरिजन में क्या होगा, हम कहेंगे दो कंपाउंड में कंपेयर करो, तो हो सकता है दोनों में ही चार्ज नेग्लिजिबल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना दो बच्चे दोनों ही फेल हो गए, फिर भी हम कहते हैं यार चलो ठीक है फेल हो गए, फिर भी इन दोनों में किसने बेटर परफॉर्म किया, एक के 100 में से 2 नंबर आ रहे थे, दूसरे में 2.5 आ रहे थे, और ठीक है दोनों ही गए 100% गए, लेकिन फिर भी 2 और 2.5 में 2.5 वाला उससे इक्वल सा बढ़ गया। ये चीज यहाँ अप्लाई कराऊंगा बार बार, तो मैं कहूंगा जब भी मैं आपसे कहूँ हाँ दोनों ही गधे हैं तो समझ जाना कि ठीक है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस है, वो अप्लाई करना है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के पहले 3 पॉइंट में सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर की वजह से पोलराइज हो जाता है, चार्जेस कुछ आ जाते हैं, पार्शियल आते हैं, 2-3 कार्बन तक ये आगे जाते हैं, फिर खत्म जैसा माना जाता है, ये इफेक्ट डिक्रीज होता रहता है। इसके अलावा ये यूनिडायरेक्शनल इफेक्ट है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब अगर एक बार तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर प्लस चार्ज जाएगा तो भैया लौटेगा नहीं कभी। ये इफेक्ट परमानेंट है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता है, उल्टे डायरेक्शन में कभी नहीं। भैया इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्ट हमने ग्रुप्स को 2 तरीके से क्लासिफाई कर लिया। कौन से 2 तरीके में क्लासिफाई कर लिया है बच्चों, एक कहलाता है हमारा प्लस आई इफेक्ट या एटम और ग्रुप, और एक माइनस आई।
जो प्लस आई और माइनस आई कहाँ है ये देखें बेटा। अगर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, ध्यान रखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है और कार्बन इनके बीच में जो बॉन्ड है इसे माना है हमने नो या जीरो इंडक्टिव। ये जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टैंडर्ड CH बॉन्ड है तो इसको हमने माना है नो आई इफेक्ट। ठीक है, कई बच्चों में लगता है कि शायद कार्बन और फिर कार्बन ही लगा हो, तो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो नो इंडक्टिव है ना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को माना है नो इंडक्टिव और हाइड्रोजन इज द ग्रुप व्हिच हैव जीरो इंडक्टिव। याद रखिएगा, ये कई बार अप्लाई होगा अभी आगे कि जब हम अप्लाई करेंगे तो एक जगह कहीं OH लगा देंगे, NO2 लगा देंगे, कई जगह इथाइल लगाएंगे और कई जगह हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होगा वो हमारा कंपैरिजन होगा, हम कहेंगे भैया ये जो हाइड्रोजन लगा है जीरो, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। अब कुछ एटम या ग्रुप ऐसे होंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं ये मोर दिखाया है, हाइड्रोजन से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है तो हाइड्रोजन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां था और ये हमने कहा हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव ग्रुप है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है इसलिए अपनी तरफ खींच चुके हो, और क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा है तो इनके पे माइनस डेल्टा चार्ज और यहाँ प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ माइनस और प्लस चार्ज आएगा और ये ग्रुप जिन पे माइनस चार्ज आया है यही ग्रुप कहलाते हैं माइनस आई ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, एक माइनस आई और एक प्लस आई। माइनस आई किसे कहते हैं? ऐसे ग्रुप, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, OH, NO2, ऐसे ग्रुप, वो ग्रुप जो जब भी हाइड्रोजन की जगह आगे लगेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट के इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, और जब ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, तो ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले ग्रुप कहलाएंगे माइनस आई। माइनस आई ग्रुप कौन से हैं? वो वाले ग्रुप हैं जो ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, एक लंबी चौड़ी सीरीज है माइनस आई की। ठीक है, माइनस आई की सीरीज है। क्या है माइनस आई की सीरीज बेटा? आप NR3 पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर NO2 है, फिर CN है, फिर COOH और हेलोजेंस, और हेलोजेंस के बाद है C ट्रिपल बॉन्ड C, हेलोजन के बाद OH, OH के बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर NH2, फिर C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इसमें ये भी याद रखना है आपको कि C ट्रिपल बॉन्ड C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में वैसे तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव होती है, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कार्बन ज्यादा नेगेटिव होता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज मोर नेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, IIT का फेवरेट रहा है। फिलहाल माइनस आई ग्रुप कौन से, आप ये ग्रुप याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था अभी कि सर व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन इंडक्टिव इफेक्ट, इस सीरीज को याद करने का कोई मेथड बताइए। ऐसे कई क्वेश्चन है भैया, अभी कोशिश ये करो ये सीरीज लर्न कर लो। एक्चुअली पता है क्या है, यहाँ 4 सीरीज है, एक माइनस आई, एक प्लस आई, एक माइनस एन, एक प्लस एन। तो अब इन 4 सीरीज में प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो अभी हमने माइनस आई लिखते हैं ना, ये यहाँ के बाद वाले सारे ही ये प्लस एम होते हैं। मतलब ये आपको ढंग से ही याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और हो सके तो गाना वाना बना के याद कर लो। लेकिन पॉइंट ये है कि ये ग्रुप अभी माइनस आई है, न्यूमेरिक में प्लस एम हो जाएंगे, तो बेटर है कंसेप्ट से याद करें। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो यही है कि भैया ये ज्यादा नेगेटिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव में, ये तो सभी को पता है।
कि OH ग्रुप क्लोरीन, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये क्लोरीन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन, ये माइनस ग्रुप होते हैं, ये आगे के 4-5 और यू हैव टू लर्न दिस। बेटा अभी मैं एक हेडिंग पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करो। उसमें बेटा आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने पूछा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इन इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जब लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव को अप्लाई करना सीखना। पहले इंडक्टिव तो सीख लें, अप्लाई भी करेंगे। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा पहला पॉइंट क्या आया भैया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियल चार्जेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से आना। CH बॉन्ड में नो इंडक्टिव यूनिडायरेक्शन। मुद्दे का पॉइंट जो अप्लाई करना है वो ये, कायदे का पॉइंट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ ग्रुप है माइनस आई, वो ग्रुप होते हैं माइनस आई जो ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। एग्जाम्पल याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन छीनने वाले, ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले ग्रुप NR3 पॉजिटिव है, NO2 है, Cl COH या हेलोजेंस OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 और C डबल बॉन्ड C। और ये भी याद रखना है C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 से ज्यादा नेगेटिव है, OH से ज्यादा नेगेटिव नहीं। तो बेसिकली ये माइनस आई के ग्रुप्स हैं। प्लस आई में कौन आएगा, जैसे ये माइनस आई के ग्रुप थे, प्लस आई के कौन आएंगे। सरल भाषा में ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज्यादा नेगेटिव हो जिनसे, तो ये वो ग्रुप हैं जिनमें ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन ज्यादा नेगेटिव। कहने का मतलब जैसे ये ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट से आके जुड़ेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट से इससे ये वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ भेज देंगे। क्यों, हाइड्रोजन नेगेटिव ग्रुप था इनके मुकाबले, तो हाइड्रोजन ने अपनी तरफ खींच रखे, यहाँ इनके मुकाबले में होगा। तो जैसे ये ग्रुप आए तो कार्बन ज्यादा नेगेटिव दिखने लगा, उसने पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। फिलहाल ये ग्रुप वो है जो ऑर्गेनिक पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट पे एक तरीके से माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप करते हैं। और आपको तो याद रखने हैं एग्जाम्पल खाली, ठीक है, आप खाली क्या याद रखोगे, एग्जाम्पल कौन से हैं, ठीक है। माइनस आई के एग्जाम्पल ये थे, प्लस आई में ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है बच्चों। प्लस आई का पहला एग्जाम्पल है O नेगेटिव, भूल जाओ तो गम नहीं, COO नेगेटिव, इसे भी भूल जाओ गम नहीं, R एल्काइल एंड ड्यूटेरियम। 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है एल्काइल ग्रुप पे, ठीक है। तो माइनस आई में बहुत लंबी चौड़ी सीरीज थी, प्लस आई भैया माइनस आई क्या थी, इलेक्ट्रॉन छीनने वाली, भिखारी टाइप के लोग छीनने वाले, इनकी एक लंबी चौड़ी दास्तान, लंबी चौड़ी सीरीज है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। प्लस आई क्या है, दानी, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दानी वैसी बड़े कम होती है, इसमें एल्काइल ग्रुप की दानी है जिसको आपको ठीक से याद रखना है। तो भैया 2 तरह के ग्रुप हो गए, एक माइनस आई और एक प्लस आई, और ये जो एक आई थे आप, अरे यार तुम C111 हट गए यहाँ से, तुम्हें इसके अंदर जाना था यार। ओके नाउ ये भैया माइनस आई और प्लस आई की सीरीज है, जिसे आप ध्यान से देख लें। और प्लस आई में ये याद रखना है एल्काइल ग्रुप इज प्लस आई, एल्काइल ग्रुप बहुत बारी आएगा ये प्लस आई। और बच्चों एल्काइल ग्रुप भी ना 2 तरह का है, जैसे ये है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो बच्चों याद रखिएगा, मोर द कार्बन, मोर द कार्बन, मोर द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है जिसमें कार्बन ज्यादा है। तो इसे हमने अपनी भाषा में, सरल भाषा में कह दिया बल्कि। जितना भारी है एल्काइल ग्रुप उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, बल्कि द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप अगर बल्कि होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा।
और ब्रांच, ब्रांच कैसे, 4 कार्बन की चेन है और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और 4 कार्बन की चेन है यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 कार्बन की चेन है यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम है और यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ये जो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है इसमें कम है। जैसे ही ब्रांच आई, ये कार्बन पास आया, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ जल्दी पहुंचेगा, और ज्यादा ब्रांच आई तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और जल्दी यहाँ तक आ जाएगा। तो हमने इसके लिए वर्ड बना लिया ब्रांच। तो पहला वर्ड था बल्कि, दूसरा वर्ड है ब्रांच, तो ये पॉइंट आ गया। बल्कि एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप, जितना एल्काइल ग्रुप बल्कि होगा और ब्रांच होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। बल्कि एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट, उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो ये भी पॉइंट इसी के साथ है कि ठीक है, ये भी भैया प्लस आई इफेक्ट में ही है, जहां पे है प्लस आई में। और प्लस एल्काइल ग्रुप की एक तरीके से हमने डिटेलिंग की है। ये एल्काइल ग्रुप, अरे यार चल देते सब लोग हैं, बट बहुत जल्दी चलने की, ठीक है। हम ये कह रहे थे, ये एल्काइल ग्रुप की डिटेलिंग है कि एल्काइल ग्रुप बल्कि एंड ब्रांच होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, ठीक है। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है तो 8 टाइप करना जरा, 8 प्लस आई माइनस आई क्लियर है तो आयुष जयंत देखे ना कौन कौन कर रहा है, कौन कहने के बाद भी नहीं कर रहा, निखिल संजना आर्यन, ठीक ही हुआ। ये अंशिका आर क्या लिखा तुमने? चल कोई बात नहीं, आर से मतलब यही होगा सर। अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई याद रखने वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमें किन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे अभी आपने पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, इंटरमीडिएट फिस्टिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, वो पढ़ना, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। बच्चों अच्छा, कल का टाइमिंग हमारा जो है इंजन का 3 से 4 से 5 वाला नहीं होगा है, वो या तो रात में 8 से 9 में मैं लगाऊंगा, और कुछ बच्चे 12 से 1 के पीछे पड़े हैं तो उसमें लगा देंगे। अभी सारे हैं भी नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे। और क्यों नहीं हूँ उसका एक प्रॉपर कारण है कि मेरा कल 3 से 4:30 एक क्लास लगा है एस ब्लॉक का। आप किसी जो बच्चे उसको अटेंड करना चाहें, बाद में देखना चाहें तो देख लीजिए। एक गवर्नमेंट का एक चैनल है जिसका नाम है अभ्युदय समथिंग, अभ्युदय कोचिंग के नाम से यूपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग है। और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने प्राइवेट अपने कई लोगों से हेल्प लेके या टीचर्स को अपॉइंट किया है फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर्स प्रॉब्लम्स एवरीथिंग। तो उसमें एस ब्लॉक का टॉपिक मुझे कहा गया है अगले 3 दिन पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको 11th का एस ब्लॉक रिवाइज करना है, ऑब्वियसली मैं 3 दिन में वो एस ब्लॉक खत्म करना है, तो खत्म तो नहीं हो सकता क्योंकि 1.5 घंटे की 3 क्लासेस मुझे मिल रही हैं खाली 3 to 4:30। तो अगर आपको रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। लिंक तो है नहीं मेरे पास अभी, मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, व्हाटएवर।
और कल का टाइमिंग उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। आई प्रेफर कल 8 to 9 हो जाए, क्योंकि हो सकता है उससे पहले वो मुझे कॉल कर, ठीक है, क्योंकि उसकी क्लास यहाँ मुझसे नहीं होगी, उसकी क्लास उनके अपने स्टूडियो से ही होगी, ठीक है, उनके अपने बोर्ड और उनके अपने स्टूडियो से ही। ओके चलिए बेटा, अब हम आ गए थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या चाहते हो अभी, कंटिन्यू या आज इतना ही रखना है अभी? सर इतना ही। नहीं बेटा, आज मेन बैच नहीं है आ रहे, ठीक है। संजना का एक अकेला मैसेज आया है भाई, आज बेटा 4 to 5 वाला बैच नहीं होगा, ठीक है। ओके, मैथ्स का क्लास अभी है आप लोगों का, पहले बताना चाहिए। यस सर। 11 बजे से ही है। चलिए, तो आज इतने ही रखते हैं, 10 to 11 है दिन, 1 घंटा तो हो ही गया है। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, और ये हमारी अगली हेडिंग होगी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। ठीक है बच्चों, ओके सर कल से ऑफलाइन आना। वेलकम।